और मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे ओनली हैव द इंपीरिकल फार्मूला, इनका मोलेकुलर फार्मूला नहीं होता। वाई? बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो ए और सी तो गए। बीटा पे देखेंगे पॉलीथीन, मैं पॉलीथीन का फार्मूला लिखता हूँ CH2 इधर बॉन्ड एक्सटेंड करो इधर और यहाँ पे N लिख दो। ये पॉलीथीन है, पॉलीएथिलीन है, ये एक पॉलीमर है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये जो पॉलीमर्स होते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनका कोई इंपीरिकल मोलेकुलर फार्मूला नहीं होता। और लास्ट में क्या आ गया? सुक्रोज। सुक्रोज आप जानते हैं क्या भला? C12H22 और O11। ये वाला जो है ये इसका इंपीरिकल फार्मूला भी है और इसका मोलेकुलर। और आप ये भी जानते हैं कि सुक्रोज के लिए N की वैल्यू 1 है। ऐसे कंपाउंड जिनके लिए N की वैल्यू 1 होती है, यूनिट होती है, उनका मोलेकुलर इंपीरिकल फार्मूला सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो फॉर एन आयनिक कंपाउंड इज एविडेंट फ्रॉम। आयनिक कंपाउंड, देखो मैं एक ना आयनिक कंपाउंड लेता हूँ NaCl। अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ कि NaCl सोडियम क्लोराइड का क्या है, तो पहला आंसर है ये सोडियम क्लोराइड का इंपीरिकल फार्मूला है। और दूसरी बात, जिस तरह एलिमेंट का एटम होता है, मोलेकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है, और इस तरह मैंने आपको याद क्या करवाया था कि आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट लिखो तो आप क्या लिखोगे? NaCl। तो इसका मतलब है NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला यूनिट, इसका इंपीरिकल फार्मूला, दोनों चीज़ें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशन इससे वाज़ेह होती हैं। और बोथ A and C इज द आंसर। 24 ग्राम ईच ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड इज। अब ये जो वो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये प्योर एंटी-टेस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको ना इसको ना कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। यही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा 2 दफ़ा आगे भी आएगा, लेकिन जब आगे आएगा ना तो आपने मेरे साथ साथ बोलना है कि मैंने आपको क्या समझाया। पहले क्वेश्चन को समझो। मैं एक और भी बात आपसे कहता हूँ, जो बच्चा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ जाए कि मेरे से पूछा क्या जा रहा है, इट मीन्स उसने आधा आंसर दे दिया। मोस्ट केसेस में बच्चों को यही नहीं पता चलता कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। वो यहाँ पे भी बिल्कुल वाज़ेह है, बच्चे को पता नहीं चल रहा पूछा क्या जा रहा है। पूछा आपसे ये जा रहा है, ज़रा देखना, पूछा आपसे ये जा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलती है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये आपके पास। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम 24 ग्राम ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन, अगर हम 24 ग्राम कार्बन लें, 24 ग्राम ऑक्सीजन लें, ये दोनों ले दिए, दोनों एक जितनी मिकदार में, तो अगली बात वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है हमें बताएं द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड। तो बताओ इनमें से जो अनरिएक्टेड एलिमेंट, उसकी कितनी अमाउंट जो है ना वो बाकी बची। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटे जी? सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहला काम, नंबर 1, यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहला काम आपने देखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ये ढूंढना है। अब कैसे ढूंढे? मैंने ना आपको एक बात समझाई थी, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट कम बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी अब आपने क्या काम करना है? आपने कार्बन से पूछना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाएगा, आपने ऑक्सीजन से पूछना है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाएगा। यहाँ आप एक लंबी कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन के बाद आप अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, ज़रा सुनना। शॉर्टकट, ज़रा बात को समझना।
मेरे पास ना एक स्टीयरिंग है, 4 टायर्स हैं, ये कल भी मैंने आपको समझाया, और हमारे पास एक कार बनती है। पहले आसान सी बात, एक स्टीयरिंग, 4 टायर, एक, ये दोनों रिएक्टेंट है, स्टीयरिंग और टायर रिएक्टेंट है। 4 टायर 4, स्टीयरिंग एक। अब इसमें ना ये बात इधर भी देखना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। काम क्या है, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढने निकले हैं शॉर्टकट में, कि फौरन हम देखें हमें पता चल जाए। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखोगे ना, तो 1 मोल कार्बन का मतलब है 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। दोबारा आओ, ये जो मैं बात कर रहा हूं, 4 टायर्स 1 स्टीयरिंग, दोनों में से टायर्स 4, स्टीयरिंग 1। अगर मैं तादाद देखूं तो टायर्स की तादाद ज़्यादा है और स्टीयरिंग कम है। अगर मैं इधर अमाउंट देखूं ना, ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम ज़्यादा है और कार्बन 12 ग्राम क्या है, कम है। अब बेटा जी मुझे ज़रा बताना, अगर मैं कहूं कि आपके पास 8 टायर्स हैं, 8 स्टीयरिंग हैं, एक जितनी मिकदार ले ली। अब अगर 8 टायर्स हों, 8 स्टीयरिंग हों, तो बताओ दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? तो ऑब्वियसली कौन तो होगा, टायर्स। अब आपने इससे नतीजा क्या अखज़ किया? नतीजा ये अखज़ किया कि अगर आपके पास एक रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में है, दूसरा कम मिकदार में है, लेकिन अगर दोनों की एक जितनी मिकदार दी जाए, इधर भी मैंने 8 लिया एक जितनी, इधर भी 24 ग्राम 24 ग्राम, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसकी इनिशियल मिकदार क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इस सारे केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द, मेरी दोबारा बात को सुनना है, मैंने बोला क्या कहा, अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, एक ज़्यादा मिकदार में एक कम मिकदार में, लेकिन अगर आपको दोनों की एक जितनी अमाउंट प्रोवाइड की जाए, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसकी मिकदार क्या है, ज़्यादा है। अब पता चल गया हमें कि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो कार्बन फिर क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट। मतलब 24 ग्राम में से ऑक्सीजन तो 24 का 24 ग्राम यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन कार्बन 24 ग्राम इस्तेमाल नहीं होगा, कार्बन 24 से कम इस्तेमाल होगा। तो आपने बताना है कि कितना कार्बन इस्तेमाल हो गया, बाकी कितना बचा, ये क्वेश्चन है। अब वो हम कैसे निकालें? वो आप रेशो ले लो, रेशो क्या लो? आपके पास ऑक्सीजन रेशो कार्बन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन कार्बन आपका कितना यूज होगा? 12 ग्राम। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है। अब आपके पास ऑक्सीजन कितना है? 24, तो कार्बन कितना इस्तेमाल होगा? ये 12 है ना, 12 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको सॉल्व कर लो। 8 से ना आप काटा जा सकता है। 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। मैंने क्या कहा? चूंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन 24 का 24 ग्राम यूज हो जाएगा, लेकिन कार्बन 24 ग्राम में से सिर्फ कितना यूज होगा? 9 ग्राम। तो 24 में से 9 को माइनस कर दो, बाकी आपके पास बच जाएगा 15। तो अनरिएक्टेड जो है वो आपके पास कितना रह जाएगा? 15 ग्राम। इस सारी जो सारा एमसीक्यू था, इसमें एक खूबसूरत बात है कि आप ना शॉर्टकट फॉर्म में लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे ढूंढ सकते हैं। मेरी एक बात को ज़हन में रखना, ये जो मैंने आपके सामने गुफ्तगू की है ना, मेरी ये गुफ्तगू सिर्फ तब वैलिड है अगर ये नीचे दोनों एक जितनी मिकदार में देते हैं। लेकिन अगर वो कहता ना कि आपके पास ये ऑक्सीजन 24 ग्राम है और कार्बन जो है ये 10 ग्राम है, अब तो 24 10 डिफरेंट अमाउंट आ गई ना, तो अब ये मेरी बात यहाँ पे सादक सच्ची साबित नहीं होगी।
उसके लिए आपको कोई और वे यूज़ करना पड़ेगा, वो भी एक वे है, वो बाद में जब आएगा तो यूज़ करूँगा। आगे बढ़ें। द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग इंपिरिकल फार्मूला, ये आपको इंपिरिकल फार्मूला दिया गया है C3H3O, और ये मोलर मैस दिया गया है, और वो कहते हैं कि मालूम क्या करना है, मोलेकुलर फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है। आओ ज़रा इस बात को समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आ रहे होते हैं। हमने फार्मूला क्या बनाया है, हमने कहा जी मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू N इंटू इंपिरिकल फार्मूला। अब इंपिरिकल फार्मूला उसने बता दिया, अब मैं लिखता हूँ मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू N हमें चाहिए, इंपिरिकल फार्मूला हमारे पास है C3H3O, ये इंपिरिकल फार्मूला है। तो इंपिरिकल फार्मूला आ गया, मुझे N चाहिए। अब N कहाँ से लाएं? N आप लाएंगे N दैट इज इक्वल टू मोलर मैस या मोलेकुलर मैस ओवर इंपिरिकल फार्मूला मैस। बेटा जी मोलर मैस स्टेटमेंट में है 110 110। अब मुझे क्या चाहिए इंपिरिकल, वो स्टेटमेंट में कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने C3H3O उसने मोलेकुलर इंपिरिकल फार्मूला तो दिया है। आप इंपिरिकल फार्मूला से इंपिरिकल फार्मूला मैस खुद निकालो। 3 कार्बन 12 3 36, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, और ये आपके पास हो गया 55। तो ये इंपिरिकल फार्मूला मैस कितना हो गया 55। इसको नीचे रखें, कट करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2। अब N की वैल्यू आ गई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 2 6 और O2, ये आपके पास मोलेकुलर फार्मूला आ गया। ये बीटा पे हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन एटम। 3 बातें, हाफ मोल, हाफ का मतलब 1/2, हाफ का मतलब 0.5, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस की। मैंने ऊपर बात की, जब हाइड्रोजन गैस कहेगा तो किसकी गुफ्तगू हो रही है? H2 की। H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, लेकिन पूछ रहा है कि वो इसमें एटम बताओ। ठीक है ना? अगर लेक्चर आपने तवज्जो से सुना था, मैं दोबारा उसको ना यही वाली बात जो है ज़रा देखो मैं क्या कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ये एक फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस इनटू Na एवोगैड्रो नंबर। एक और बात, ये जो मैस ओवर मोलर मैस है ना, इसको हम N कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ये आपके पास आ गया। अब ना नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, अगर आपने H2 के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, आप ना मोल्स की तादाद, मोल्स हैं हमें उसने कह दिया है कि 1/2 हाफ मोल है इनटू 6.022 क्रॉस 10⁻23। मैं जो बात बार बार आपसे कहता था ना कि जो इतना मैंने ये जो लिख दिया ना, इतना, इससे आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई, मॉलिक्यूल्स। अब उसने ना ये नहीं कहा कि बताएं हाफ मोल हाइड्रोजन गैस में मॉलिक्यूल कितने, उसने क्या पूछा है? एटम। और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें एटम कितने हैं? 2। तो जितने आपके पास मॉलिक्यूल आएंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर फिर क्या बना? एवोगैड्रो नंबर। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। अच्छा, दोबारा मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात को तवज्जो से सुनना। हम एक टर्म पढ़ते हैं मोलर वॉल्यूम। मेरी बात को गौर से सुनना। मोलर वॉल्यूम में मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि जनाब, अगर आपके पास यहाँ पे आइडियल गैस है, आइडियल गैस, अब आइडियल गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस की मैं आपको 10-15 करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा।
प्रॉपर्टीज बताऊंगा, पहचान बताऊंगा। आज एक पहचान, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ना हो, बिल्कुल ना हो, दैट गैस इज कॉल्ड द आइडियल गैस। अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है तो दैट इज आइडियल गैस। और कायनात में कोई भी आइडियल गैस नहीं, बल्कि चैप्टर 3 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं कहूँगा आइडियल गैस का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही बेवकूफ़ी है। लफ्ज़ होता है आइडियल बिहेवियर। बहरहाल अब ना ये मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है, इसको मैंने STP पर रखा। इसका वॉल्यूम कितना है 22.414 dm3, और मैंने इसको कहा ये मोलर वॉल्यूम है। और ये मेरी बात सिर्फ सादक सच्ची साबित होती है व्हेन द गैस इज आइडियल। अब एक और बात, आप कहें सर मैं ना 1 मोल गैस लेता हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ 1 मोल, इसको मैं STP पर रखता हूँ, क्या अब भी ये 22.414 dm3 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? मैं कहूँगा नहीं। अब क्या मसला आ गया? मसला ये आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन आइडियल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या पाई जाती है? अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो हम कहते हैं ना 22.414, ये उस सूरत में आता है जब गैस कौन सी होती है? आइडियल। रियल गैस की सूरत में वॉल्यूम 22.414 से लेस हो जाता है। क्यों लेस हो जाता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में क्या पाई जाती है? अट्रैक्शन। अब जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितनी वो गैस ज़्यादा पोलर होगी, जितनी उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, उतना उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा। आओ ज़रा इस पर। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया? मैंने चार्ली की बात की है। हाउ मैनी हाउ मैनी एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विथ 3 moles ऑफ oxygen gas? When I say oxygen gas, it means O2, to form aluminium oxide. जब भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है जैसे कि ये है, आप ऑप्शन को नहीं देखेंगे, आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब ज़रा सुनो वो क्या रहा है। वो कह रहा है कि आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। इक्वेशन है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू Al2O3, ये क्वेश्चन। अब इसमें वो कह रहा है कि आपके पास, मैं इधर आपको दिखाता भी चलूँ। हाँ बेटा जी, वो कह रहा है कि आपके पास ना 3 moles ऑक्सीजन है। अब मैं ना यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 मोल ऑक्सीजन। सिर्फ एक सेकंड, मैं यहाँ पे ना 3 लेता हूँ, ये 3 ले लिया। अब बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करो। अगर मैं यहाँ पे 3 लूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। अगर आप ऑक्सीजन के 3 मोल्स लेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ 4 मोल इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन में वो भला क्या पूछता है? वो कहता है हजूर वाला हमें ना मोल ना बताओ एल्यूमिनियम के, हमें क्या बताओ? हाउ मैनी एटम्स। अब काम क्या आ गया? आपके पास मोल्स हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। क्या करेंगे? अभी कुछ देर पहले तो बताया आपको कि अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले था ना मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर, लेकिन मैंने मैस ओवर मोलर मैस को क्या कर दिया? n। मैंने इसको कर दिया n इनटू एवोगैड्रो नंबर। और अब आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4। तो 4 इंटू 6.022 क्रॉस 10⁻23। अगर आप इसको 6 4 24, जब मैं 24 को 2.4 लिखूंगा तो ये 10⁻23 की बजाय 24 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। और फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन बेटा जी ए है। इंपिरिकल फार्मूला फॉर बोथ अल्कीन एंड साइक्लो अल्कीन। मैं एक बात नहीं, मैं 2-3 बातें आपको समझाऊंगा। पहली बात, आपके पास आ गए बच्चे, आपके पास आ गए अल्कीन, आपके पास आ गए साइक्लो अल्कीन।
सेकेंड ईयर चैप्टर, अगर सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो सेकेंड ईयर में आप नोट करेंगे कि अल्कीन और साइक्लो अल्कीन, इनका जर्नल फार्मूला सेम है और इन दोनों का जर्नल फार्मूला है CnH2n। अब ये जो मैंने बात बोली है ना, आपने एक कान से सुनी है, दूसरे कान से निकाल दी है। हालांकि मैंने आपको एक MCQ बोला है, मैंने MCQ ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव सेम जनरल फार्मूला एज दैट ऑफ अल्कीन। किस कंपाउंड का, किस फैमिली का, किस होमोलॉगस सीरीज का जनरल फार्मूला वही है जो अल्कीन का है। तो द आंसर इज साइक्लोअल्कीन। ये बात ध्यान में रखनी है। इसका मतलब है अल्कीन और साइक्लोअल्कीन अगर इनका जनरल फार्मूला सेम है, इनका मोलेकुलर फार्मूला भी सेम होगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स। ये तो अगली बात आ गई। अब मैं अल्कीन लेता हूँ, C2H4 इथीन या एथिलीन, C3H6 प्रोपीन या प्रोपाइलीन, C4H8 ब्यूटीन। अब सिर्फ इतने ना, ये जो मैंने लिखे हैं ना आपके सामने, ये इनके मालिक्यूलर फार्मूला है। वो कहता है इंपिरिकल फार्मूला बताओ। तो अगर आप इंपिरिकल फार्मूला है तो आप इसको काट लो। जब आप काटेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये बन गया CH2। इसको कट करें 3 1s are 3, 3 2s are 6, वो भी CH2। इसको कट करें 4 1s are 4, 4 2s are 8 और वो भी क्या आ गया, CH2। ये ऊपर जो मैंने लिखे हैं दीज आर मोलेकुलर फार्मूलाज और जो नीचे लिखा है ये इनका क्या है, इंपिरिकल फार्मूला। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था, मैंने बोला क्या कहा था, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इन सब का इंपिरिकल फार्मूला सेम है। तो जिनका इंपिरिकल फार्मूला सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका आपने आंसर कोई नहीं बताया, आज भी कोई नहीं आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 10 योर आंसर इज बीटा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, एक बात आ गई 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, दूसरी बात आ गई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 2 इलेक्ट्रॉन। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब एक मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मैग्नीशियम एटम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो कहता है कि 1 मोल के पास कितने होंगे। तो अगर एक के पास 2 हैं तो 1 मोल के पास 2 मोल्स होंगे। तो आपके पास 2 मोल्स का क्या मतलब है, 2 मोल्स का मतलब है 2 × एवोगैड्रो नंबर। आगे बढ़े, आगे हम चलते हैं और मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12। 1 मोल ऑफ ईच एथानोल एंड डाई मिथाइल ईथर। दोनों का हमने एक एक मोल लेना है, एक एक मोल एथानोल का, डाई मिथाइल ईथर का। मैं ज़रा आपको बताता हूँ, मैं यहीं पे लिखूँगा, मैं यहीं पे इसको लिखता हूँ। ये है एथानोल, CH3 CH2OH एथानोल, और ये है CH3O CH3, ये है डाई मिथाइल ईथर। दोनों का मैंने एक एक मोल, 1 मोल इसका लें, 1 मोल इसका लें। अब आओ ज़रा ऑप्शन पे, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल गलत। अगर दोनों का एक एक मोल लेते हैं, दोनों मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूल की तादाद भी सेम होगी। अगर इसका मोल 1 है तो इसके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इसके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। वो कहता है डिफरेंट, डिफरेंट नहीं सेम। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इट्स ओके। एक और, दे हैव सेम मैस ऑफ कार्बन। देखो एथानोल में 2 कार्बन हैं, डाईमिथाइल ईथर में 2 कार्बन हैं। चूंकि दोनों में कार्बन एटम सेम है, लिहाजा दोनों में कार्बन एटम का मैस भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी ठीक है, यानी बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट आओ, 13 का मैंने 2 मिनट पहले जवाब दिया। 13 का सुनो,
A gas has considerable intermolecular forces. When we say a gas has intermolecular forces, जब हम कहते हैं, it means that is not an ideal gas, that is a real gas, non ideal. और अट्रैक्शन की वजह से मालिक्यूल का गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और 1 मोल का एसटी पेपर 22.414 नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो 40 करेक्ट है. क्वेश्चन 14 जो है इसकी तरफ आना. 1 मोल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म 1 मोल ऑफ इथाइल अमाइन. पहले तो इतनी बात सुनो ना, ये इतना जो मैंने ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है बेटा जी, ये आ गया इथाइल ब्रोमाइड C2H5, दिस इज इथाइल, एंड व्हेन आई पुट द Br इट मीन्स इथाइल ब्रोमाइड. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अमोनिया को आज मैं यूँ लिखूंगा NH2 HNH2, ये अमोनिया आपको समझाने के लिए. जब मैंने 1 मोल इसका लिया और अमोनिया से रिएक्शन किया, ये आपस में रिएक्ट कर गए और मेरे पास जो बना वो बना C2H5 और अब Br की जगह पे NH2 आ गया और HBr अलग हो गया. ये अब आपके पास 1 मोल बना इथाइल अमाइन. अब क्वेश्चन वो क्या कहता है कि जब आप इससे इसकी तरफ जाएंगे क्या चेंज आएगी. अब ज़रा किस किस के बारे में, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज आएगी और एक मोलर मैस में क्या चेंज आएगी. ज़रा सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब आपके पास 1 मोल है ना, इसका मतलब है आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, और प्रोडक्ट भी आपके पास 1 मोल है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दूसरी बात, आप इसका इथाइल ब्रोमाइड का मैस निकाल लो. मैस बेटा जी, इथाइल को पहले देखो. इथाइल में 2 कार्बन मीन 24, 5 हाइड्रोजन, इसका मतलब है ये हो गया 29. ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ज़रा देखो इसमें, फ्लोरीन होता है 9, 19, क्लोरीन होता है 17, 35.5, ब्रोमीन होता है 53, 80, आयोडीन होता है 53 कह रहा हूँ, 35, 80, आयोडीन होता है 53, 127. मैं तो ब्रोमीन की बात करूँगा ना, तो ब्रोमीन का मैस कितना है 80, राउंड ऑफ करके कह रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए. अब इसका मतलब है कि 29 तो इथाइल हो गया, इसमें 80 ऐड कर लें तो आपके पास 80 ऐड करेंगे तो 9 और 109 आ गया, तो ये हो गया 109. अच्छा इधर आ जाओ, इथाइल तो हो गया ना वही 29 प्लस अमोनिया में 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 2 बना ले 16, तो ये आपके पास 16 हो गया. तो ये आपके पास 29 और 16 अगर आप ऐड करेंगे ये 45 हो गया. रिएक्टेंट का मैस 109 ग्राम पर मोल, जो प्रोडक्ट बना वो है 45, तो इसका मतलब है मैस क्या हो गया, डिक्रीज कर. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रिमेन द सेम और जो मोलर मैस है वो डिक्रीज कर गया. आगे हम बढ़ते हैं 15 पे. फॉर अमोनिया सिंथेसिस हैबर प्रोसेस स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन आर नॉट एक्यूरेट. क्यों? मैं लिखता हूँ अमोनिया का रिएक्शन N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3. कहते स्टैचियोमेट्री इस पर अप्लाई नहीं होती. क्यों? वेरी सिंपल. स्टैचियोमेट्री जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना तो आखिरी लाइन लिखी हुई थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैचियोमेट्री इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये रिवर्सिबिलिटी शो कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैचियोमेट्री. चार्ली डेल्टा आपके पास आंसर. सोडियम टू सोडियम आयन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये पहले इतनी बात को समझो.
ये क्या है? ये लिखा हुआ है एक सोडियम, कुछ देर के लिए ना बस इंतज़ार करना पड़ेगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब एक तो पता चल रहा है ना कि एंटी टेस्ट को इतना आसान काम नहीं है। यानी ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, जो एमसीक्यू देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कभी आपको नहीं आ सकते ना। मेरा काम चलता रहे ना, ये प्रोजेक्टर हालांकि पहले बंद नहीं होता था। जी बेटा जी, इसमें देखिएगा क्वेश्चन 16 पे हम हैं, लॉजिक ढूंढे। मैंने कहा कि हमारे पास जो ना, पहले अगर आप इसको देखोगे, सोडियम टू सोडियम आइन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, गुजारा करो ना इतना ही, आगे बढ़ते हम। सोडियम टू सोडियम आइन प्लस, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक सोडियम एटम आयोनाइज होकर एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये पहली बात। If 92 gram sodium is ionized, what will be the total number of electron formed? मैंने पहले क्या बोला, एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितने सोडियम एटम होंगे उतने वो हमें इलेक्ट्रॉन देगा। अब सोडियम एटम है हमारे पास कितने, वो कहते हैं जी आपके पास 92 ग्राम सोडियम है। अब 92 ग्राम में से मैंने सोडियम एटम तलाश करने हैं, तो अभी बार बार तो आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने नंबर ऑफ सोडियम एटम तलाश करने हैं, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, तो आप क्या करोगे, मैस लोगे गिवन वो 92 है, डिवाइड करोगे एटॉमिक मैस वो 23 है, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा ना, जो आपका आंसर आएगा, तो अब आप इसको देखोगे ना, सिंपल है। ये 23 जो है, इसको 23 1 जार 23, 23 4 जार 92। अब उस 4 को जो ऊपर आया है 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जार 24, 24 को मैं 2.4 लिखता हूँ, और जो 2.4 की वजह से ये 23 क्या हो जाएगा 24। इसका मतलब है इतने आपके पास, अगर एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितने सोडियम एटम आएंगे इतने ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। आए ज़रा, आपके पास इसका आंसर आ गया चार्ली। नेक्स्ट बढ़ो, फॉर कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म 2 मोल ऑफ प्रोटॉन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड अंडरगो ब्रेकेज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब इतनी स्टेटमेंट पढ़ते हुए ना टाइम तो लगेगा, स्टेटमेंट के पल्ले कुछ नहीं है। क्या लिखा है ज़रा सुनो, लिखा है कि आपके पास ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आयोनाइज होता है तो 2H पॉजिटिव, बेटा जी H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटॉन, H पॉजिटिव प्रोटॉन, 1 मोल इसका तो 2 मोल बने प्रोटॉन, प्लस 1 मोल बना सल्फेट आइन, 1 मोल इसका बना।
ये पहली बात। मैं आपको ना सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बताता हूँ। S डबल बॉन्ड O OH और इधर भी OH। ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। जब ये ऊपर मैंने आयोनाइज कहा ना, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, और ये जो दोनों टूटने वाले बॉन्ड है ना, ये दोनों आयनिक बॉन्ड है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी आयनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। और वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड अंडरगो ब्रेकेज। तो हम कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड कोई भी नहीं टूटता, लिहाजा आंसर क्या आ गया, 0 मोल। व्हाट इज ट्रू अबाउट यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, इट इज़ बेस्ड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यील्ड से कोई तल्लक नहीं। इट इज़ ऑलवेज 100%, कभी भी यील्ड 100%, वो तो आइडियल केस में है। इट्स वैल्यू सेम, वो कहता है कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल की सेम होती, नहीं, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल। तो डी इज़ करेक्ट। ये जो 19 क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है सी। ये आंसर देख लो। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करवाना शुरू हो गया ना, तो मेरे 15 मिनट चले जाएंगे। इसको पेंडिंग पे रखो। द स्पीशी दैट गिव्स मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस इन अ केमिकल इक्वेशन एज इट कंज्यूम एंड स्टॉप द रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्टर की डेफिनेशन है। आए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास बेटा जी ये इक्वेशन है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ कुछ देर पहले। A2 + 3B2 goes to 2AB3 if 18 dm cube of both the reactants are taken initially, the amount of excess reactant left behind after completion of the reactant will be। मैं अक्सर आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को अक्सर तो पता ही नहीं चलता कि हमें क्या पूछा जा रहा है। ये भी उसी क्वेश्चन में शामिल है। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि A2 + 3B2 goes to 2AB3। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि आपके पास ना ये दोनों अगर 18 dm क्यूब लिए जाएं, तो बताओ जो एक्सेस रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो कितना बचेगा, उसकी कितनी अमाउंट आएगी। थोड़ा सा मेरे ख्याल क्लियर नहीं है। अब इस पे चलना तो पड़ेगा, देर लगेगी इसको सही करते। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन है। मैं दोबारा आपसे बेटा जी ना दो बातें ज़रा मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात, यहाँ पे ना वो दे रहा है, यहाँ वो दे रहा है dm क्यूब, ये dm क्यूब, और वो इशारा कर रहा है गैस की तरफ, गैस की तरफ। जब भी हम वो वॉल्यूम लेते हैं ना dm क्यूब में, वो गैस। इसका मतलब है अगर मैं मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, मोलर वॉल्यूम ये कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास 1 मोल होगा, 1 मोल, तो यहाँ पे आपके पास 22.414 dm क्यूब होगा। अगर आपके पास 2 मोल होगा तो आप 22.41 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 44.828 dm क्यूब। एक और बात, अगर आपके पास 3 मोल होगा तो ये आपके पास 67 कोई 5 के करीब या 6 के करीब आ जाएगा, या 3 ले ले, 3 dm क्यूब रफ कह रहा हूँ। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1, अगर आप इस क्वेश्चन को ना कंसेप्चुअली समझना चाहते हो। और दूसरी बात, आपको इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है कौन सा है। कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया, यहाँ पे ज़रा देखना, यहाँ पे देखना, एक है A2, दूसरा है 3B2, 2AB3 बना, ये गैसेस हैं।
गैसेस, A2 का मतलब इसका 1 मोल, और किसी गैस का अगर आप 1 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा ना, मैं वॉल्यूम के सेंस में बात कर रहा हूँ, उसका वॉल्यूम इतना होगा, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम है 22.414 DM3। ये आपके पास 3 मोल है। अगर कोई गैस 3 मोल होगी तो उसका वॉल्यूम होगा 67.3 DM3। मैंने कुछ देर पहले आपको क्या समझाया, आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, एक 67 है, दूसरा 22 है। जो 67 है ये ज़्यादा है और 22 वाला वो कम है। अब हमें वो क्या कहता है कि आप 18 DM3 ये भी ले लें, आप 18 DM3 ये भी ले लें। तो मैंने आपको क्या बताया था कुछ देर पहले, मैंने कहा था कि अगर दोनों का सेम अमाउंट दी जाए, यहाँ सेम वॉल्यूम है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसकी पहले वाली अमाउंट क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब है इस केस में B2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है और A2 जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि इस 18, ये भी 18 DM3 लिया, ये भी 18 DM3 लिया, ये तो पूरे का पूरा 18 DM3 कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मुकम्मल कंज्यूम। लेकिन A2 पूरे का पूरा 18 DM3 यूज़ नहीं हुआ। कितना हुआ है वो यहाँ से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट क्या करोगे, अगर B2, ये B2 अगर 67.3 होगा तो A2 बनेगा 22.4। लेकिन अगर B2 18 होगा तो A2 कितना बनेगा, 22.414 ओवर 67.3 मल्टीप्लाई बाय 18। तो ये 22.414 1 जार और ये 3 1 जार 3 6 जार। इसका मतलब है ये 6 DM3 इस्तेमाल होगा। हमारे पास A2 है कितना, A2 हमारे पास है 8 DM3, इस्तेमाल कितना हो गया 6 DM3, तो एक्सेस में कितना बचा 12 DM3। तो हमारे पास आंसर इसमें आएगा 12 DM3। ये 12 मोलेकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला दोनों बोथ कैन बी रिटन फॉर, किसके दोनों हम लिख सकते हैं, मोलेकुलर कंपाउंड्स के। बेटा जी नेक्स्ट बढ़ें 23। अ सब्सटेंस एक्स है कंटेन्स 72% कार्बन, 28% हाइड्रोजन एंड 12% हाइड्रोजन एंड 6% ऑक्सीजन। कहता हूँ कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना वो बताएं। मैं आपको समझा चुका हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला लेना है ना, एम्पिरिकल फार्मूला आपको पहले तो नंबर 1 पे परसेंटेज कंपोजिशन लेनी है, नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं और एटॉमिक रेशो लेनी है। ये मैं 3 लफ्ज़ आपको याद करवा चुका हूँ। आपके पास दिया क्या गया है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन जो आपको दिया गया ना बेटा जी वो 72% है, 72% कार्बन 72%, हाइड्रोजन जो आपको दिया गया है ये 12%, ऑक्सीजन जो दिया गया है वो 16% स्टेटमेंट में। अब आपने काम क्या करना है, काम ये करना है कि कार्बन के नंबर मोल निकालो, 72 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा 6, हाइड्रोजन के 12 डिवाइडेड बाय 1 ये आ गया 12, ऑक्सीजन के 16 डिवाइडेड बाय 16 आंसर 1। अब सवाल क्या पैदा हुआ, मैंने 72 के नीचे 12 क्यों लिखा, 72 परसेंटेज है, 12 उसका एटॉमिक मास है। मैंने हाइड्रोजन के केस में 12 के नीचे 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 जो है दैट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरह मैंने 16 तो ऊपर वाला परसेंटेज है और नीचे वाला उसका एटॉमिक मास। अब कार्बन के मोल कितने बने 6, हाइड्रोजन के बने 12 और ऑक्सीजन का 1 मोल। 6, 12 और 1 में से छोटे मोल कौन से, 1, तो 1 पे सबको डिवाइड करते जाओ। 6 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 6, 12 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 12 और 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कार्बन होगा 6, हाइड्रोजन होगा 12 और ऑक्सीजन होगा 1। लिखे ना लिखे, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
फॉर अ कंपाउंड हैविंग मोलेकुलर फार्मूला, ये मोलेकुलर फार्मूला है, द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम्स, बेटा जी C6H6O2। अब आप इसकी ना सिंपलेस्ट फॉर्म कट कर लो, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 2 3s are 6। तो आपके पास ये रेशो क्या आएगी? रेशो आएगी 3 3 1। आगे बढ़ो। हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये रिएक्शन दिया हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन 2HCl। द रेशियो ऑफ मैसेज, रेशो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कौन से हैं? H2 रिएक्टेंट्स है, क्लोरीन ये रिएक्टेंट्स है, ये दोनों, इनके मैस की रेशो बतानी है। हाइड्रोजन अगर H होता तो 1 होना था, H2 है तो 2 आ गया। अगर Cl होता तो 35.5 होना था, Cl2 है तो ये 71। ये इनके मैस आ गए। लेकिन इसको थोड़ा सा कट कर लें, इसको 2 1s are 2 और इससे करेंगे 35.5। एक स्टूडेंट पिछली क्लास में क्वेश्चन कर रहा था कि सर आपने ये 35.5 जो लिखा है ये तो फ्रैक्शन में है, तो हम तो होल नंबर रेशो में लेते हैं। ऊपर अगर आप देखोगे ना ये वाला, इसको मैंने सर्कल किया है, सर्कल में वो सिर्फ क्या बोल रहा है? रेशो, होल नंबर रेशो नहीं बोल रहा। तो ये आपके पास रेशो आ गई और यूँ आपका आंसर बीटा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 dm³? इंतहाई आसान सा सवाल। अब मैं इसमें क्या समझाऊँ? अगर मैं आपसे कहूँ कि मोल मालूम करो, मैस दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? जितना मैस दिया हुआ है 0.1, इसको एटॉमिक मैस पर डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे इसको, आप कैलकुलेशन ही करनी है। आंसर ए आया इसका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त भी करवाया था, बीटा इसका आंसर है। स्टूडेंट ज़रा इस पे आइएगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्राम ऑफ वाटर, यानी मैस आपने मालूम करना है। व्हेन 8 ग्राम मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। सुनना, मैं दोबारा कहूँगा कि स्टूडेंट को बाज़ को पता नहीं चलता पूछा क्या गया और आंसर की तरफ कैसे बढ़ना है। क्वेश्चन है ये, CH4 + 2O2 goes to CO2 + 2H2O। बेटा जी वो कह रहा है कि 8 ग्राम मीथेन है और ऑक्सीजन एक्सेस में है, बताएं वाटर का कितना मैस हासिल होगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मैं पहला काम कहता हूँ, पहला काम, यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये पहला काम। दूसरी बात, रिएक्टेंट उतना बनता है जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। मैंने बोला यानी वाटर उतना बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। ये मेरी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचान करनी है? बेटा जी नो प्रॉब्लम, यहाँ तो नज़र आ रहा है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लिया जाए बहुत ज़्यादा मिकदार में, देन द अदर विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने क्या बोला? जब दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट के बारे में कहा जाए इट इज़ इन लार्ज एक्सेस, इट इज़ इन एक्सेस, तो इसका मतलब है जो सेकंड है ना, जो दूसरा रिएक्टेंट है, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब है हेयर द मीथेन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं दोबारा ना इक्वेशन लिखता हूँ ताकि चलें आपको याद तो हो ना। CH4 + 2O2 goes to CO2 + 2H2। बेटा जी मैं अब इस इक्वेशन को, ये जो आपके सामने लिखी, इसकी स्टैचियोमेट्रिक अमाउंट लिखता हूँ। वो अमाउंट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है। मीथेन का 1 मोल है, 1 और 1 मोल मीथेन होता है
16 ग्राम हाइड्रोजन तो है ही एक्सेस में, दफ़ा करो उसे। वाटर की तरफ आएँ, जो जो चीज़ें हमें चाहिए। वाटर के 2 मोल्स हैं, 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल वाटर कितना बना 36। अब ये हमें वाला क्या बता रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर आपके पास मीथेन 16 ग्राम होगा ना, तो वाटर कितना बनेगा 36 ग्राम। अगला सवाल, हमारे पास मीथेन है कितना, वो कहता है 16 नहीं 8 ग्राम है। ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, ये देखो ना, व्हेन 8 ग्राम मीथेन। अब मेरे पास मीथेन 16 ग्राम नहीं 8 है, 16 नहीं 8 है, 8 हाफ है, तो वाटर भी फिर 36 नहीं बनेगा, उससे क्या बनेगा हाफ। तो कितना आपके पास वाटर आएगा 18। आपके पास इसमें जो आंसर है 18 ग्राम। द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। बेटा जी जब ये लफ्ज़ आता है तो हम एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ जाते हैं। 30 ये ना स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। Fe2O3 + 3O कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं ना नए पेज पे इसको लाऊंगा ताकि ये बात मैं मुकम्मल तौर पर आप तक कन्वे करूँ। बेटा जी Fe2O3 ये अच्छा सॉरी, ये उसकी ना सेटिंग का प्रॉब्लम है, मैं तो इसके ऊपर से यहीं पे लिख रहा हूँ ना, तो सेटिंग का कुछ। अच्छा एक बात तो सुनो ना, थोड़ा सा ये 2-4 सवाल हैं, एक पहले मैंने किया है, एक इसको मैं करता हूँ, तो ये मैं ना पेंडिंग पे रखता हूँ क्वेश्चन। इससे पहले एक मैंने गालबन 19 था, अब 30 भी है, इसको भी पेंडिंग पे करें। 30 पर जो आसान है ना मैं उसको तेज़ी से करता हूँ। 31 पे आना, 4 आपके पास कंपाउंड है, कहते बताएं इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में है। 4 आपके पास है, तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वाटर में। अब कैसे निकालें, मैं सिर्फ वाटर की आपको परसेंटेज ऑक्सीजन की निकाल के दे देता हूँ। परसेंटेज वाटर की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू, अब वाटर में यानी H2O में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो टोटल कितना हुआ 18। तो वाटर में ऑक्सीजन कितना है 16, टोटल 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कोई ना 87 के करीब परसेंटेज बनेगी। ये सबसे ज़्यादा है। अगर आप किसी और में भी जानना चाहते हैं ना, मसलन आप इसको देखो, ये वाला मीथाइल अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन क्या है 1, तो 1 ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन हो गया तो वो 16। अब आप दूसरा काम क्या करो, आप इसका मोलर मैस निकालो, 1 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और 4 आपके पास हाइड्रोजन है, तो ये 32 आ गया, 32 आ गया। इसका मतलब है 16/32 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप ऐसे करेंगे ना, 16 1 जार 16, 16 2 जार आधा हो गया, और 100 का आधा लेंगे तो ये 50% आ जाएगी। बाकी को भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते हैं। ये वाला मेथड ऑफ डिफरेंस जी, दोबारा क्वेश्चन का 32 की बात आप कर रहे हैं। 32 में द परसेंटेज ऑफ, ये ना एक टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस में ना हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते, एक फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का एक फार्मूला है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है ना, उसको हम 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इससे निकालते हैं। इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। इस तरह 33 पे स्टूडेंट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम, ये कल पढ़ा हमने, 28 ग्राम नाइट्रोजन इज 1 मोल
और 1 मोल गैस STP पर 22.414 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट आओ, एक दो क्वेश्चन के अलावा बाकी बहुत सिंपल है। 35 इन स्टैशियोमेट्री लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ओबेड। स्टैशियोमेट्री में 2 लॉ ओबे होते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इट मीन्स दैट एटम्स आर बाउंड कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो। ये है लॉ ऑफ, ये तो सिंपल उस लॉ की स्टेटमेंट है ना बेटा जी। नेक्स्ट आइएगा 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सेम फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अच्छा बेटा जी, दोनों का 1-1 मोल लिया। ऑप्शन ए, दोनों में वो कहता है कौन सी क्वांटिटी सेम है। तो पहले नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, बेटा जी NO में 1 नाइट्रोजन एटम, NO2 में भी 1 नाइट्रोजन एटम। तो इसका मतलब है अगर आप NO का 1 मोल लेंगे उसमें 1 मोल नाइट्रोजन एटम, NO2 के 1 मोल में भी 1 मोल नाइट्रोजन एटम होंगे। ऑप्शन ए ठीक है कि दोनों में नाइट्रोजन एटम की तादाद बराबर है। रेशो ऑफ बाकी चीज़ें जो है ना B C D वो बराबर नहीं है। रेशो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड टू एक्चुअल यील्ड, रेशो थ्योरेटिकल यील्ड ओवर एक्चुअल यील्ड, वो इसकी बात कर रहा है। वो सबसे पहले वो थ्योरेटिकल यील्ड बोल रहा है। थ्योरेटिकल यील्ड जब कहना रेशो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, तो थ्योरेटिकल को ऊपर रखना है, एक्चुअल को नीचे रखना है। आप जानते हैं कि थ्योरेटिकल हमेशा एक्चुअल से ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करते हैं थ्योरेटिकल है 25, एक्चुअल है 20। देखो 25 ज़्यादा है। थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। अब अगर आप इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ना वो हमेशा 1 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल। ये A, B और C ये तीनों डेफिनेशन है मोल की जनाब अली। क्यों? वो तो हम परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए करते हैं ना। यहाँ उसने परसेंटेज यील्ड नहीं कहा, उसने कहा रेशो जब वो कहता है ना तो आगे जब जिसका नाम पहले लेता है वो उसको ऊपर रखना है। अगर वो कहता है ना परसेंटेज यील्ड तो फिर तो एट आना था, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। यही तो मैं बात इस लफ्ज़ पे तो जोर दे रहा था। हाँ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 37 पे ऑप्शन ए ये ग्राम फार्मूला की डेफिनेशन है, उसे मोल कहते हैं। ऑप्शन बी ग्राम एटम की डेफिनेशन है। ऑप्शन डी ग्राम मालिक्यूल की डेफिनेशन है। ये ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ये मोल तो हैं। ये जो बी सी है ना, इसका मोल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मैकेनिकल लॉस वाइल डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन, जब आप लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल वर्क कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना तो हमेशा प्रोडक्ट ज़ाया होता है और जिस वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। डेल्टा इज द ऑप्शन हियर। 39 पे आओ। 39 हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इंतहाई आसान सा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आयोनाइज हुआ, Ca2+ कैल्शियम आयन, CO3 कार्बोनेट आयन। अब सुनो, एक कैल्शियम कार्बोनेट आयोनाइज होगा, एक कैल्शियम आयन बनेगा, एक कार्बोनेट आयन बनेगा, यानी कितने आयन हासिल होंगे? 2। एक कैल्शियम कार्बोनेट के अगेंस्ट 2 आयन हासिल होते हैं। और अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 2 मोल, 40 का ऑप्शन ठीक है। इसका 40। अब ना 4 क्वेश्चन और रह गए, टाइम भी काफ़ी हो गया।
वो जो है ना, ये ना बाकी सब के आंसर लगे हुए हैं, आपको पता है। ये कुछ देर बाद मैं आपके वो ग्रुप्स में अपलोड शेयर कर दूंगा। आंसर लिखो फिर 40 मैंने ग्रुप बन गया है एक का, उसमें मैंने चीज़ें भी बैठे। अगर नहीं बना तो जाहिर साहब से आप कहना, जिसका नहीं बना जाहिर साहब से कहें कि वो आपका नंबर उसमें ऐड करें। 40 का चार्ली है सी, 41 का बीटा ऑप्शन है बीटा बी, 42 का डेल्टा ऑप्शन है। ये सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। डेल्टा 43 का जो आपका ऑप्शन है वो परसेंटेज यील्ड कैन शो द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, अगेन द डेल्टा ऑप्शन। 44 इसमें आपका ऑप्शन है डेल्टा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 44 को ना सर्कल करना है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाना है। एंड 45 वेरी सिंपल, रेफिनोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको आप ज़रा टैकल करेंगे तो बीटा आके इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा बीटा। आखिरी बात सिर्फ सुन लो। कल मैंने आपको जो पढ़ाना है ना, जो आपको मैंने स्केड्यूल दिया वो उसमें ना कल लिखा हुआ है एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और साथ ही मैंने क्वांटम नंबर को ऐड किया। अब आपको गौर से सुनना है, मैंने आपको कल क्लास में क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाना। आपने क्योंकि ना जितनी डिटेल से मैंने ना वो YouTube पे एमडी कैट के लेक्चर में क्वांटम नंबर पढ़ाया ना, उतनी डिटेल से मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता। आपने YouTube पे जाके कल से आज आपका कोई काम नहीं है, आज सिर्फ आपने जाके ना YouTube से क्वांटम नंबर वाला जो टॉपिक है ना उसको अच्छी तरह सुनना है, चाहे 2 दफा सुनना पड़े, और अगर लिख लो उसको फिर तो क्या करें। कल मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये बात करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन क्वांटम नंबर के मैं 20 MCQs होंगे वो मैं आप लोगों से पूछूंगा मुख्तलिफ स्टूडेंट से, आप अपनी तरफ से आंसर दे देना, बिल्कुल आसान से बनाए हुए। जिस बच्चे ने वो लेक्चर सुना होगा वो कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर करेगा। थैंक यू जी।